हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि हिस्ट्री इज़ नेवर बोरिंग अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ो और समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, कब ये घटना हुई थी, ठीक है। ये शुरू हुआ था, बिगैन इन 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग में। 1789 के 14 जुलाई के 1789 के मॉर्निंग में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि देयर वाज अ रूमर दैट लुई 16 द एम्परर ऑफ फ्रांस हैज सेंट हिज ट्रूप टू पेरिस फॉर ओपन फायरिंग ऑन द सिटीजन्स ऑफ पेरिस। तो ऐसा एक रूमर फैला था, एक फॉल्स न्यूज़ फैला था, अफवाह जिसको कहते हैं, ऐसे अफवाह फैला था कि लुई 16 जो है फ्रांस के एम्परर जो समय के थे, उन्होंने अपने ट्रूप को भेजा, यानी सेना को भेजा है ओपन फायरिंग करने के लिए, ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स पे। क्यों भेजा है, किस कारण से भेजा है, ये हम जानेंगे आगे चैप्टर में। बट ऐसा ये रूमर फैला था। पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट द क्रूअल गवर्नमेंट ऑफ द मोनार्ची। और पीपल जो थे ना, वहाँ के लोग जो थे ना, वो ऑलरेडी लुई 16 से बहुत परेशान से, बहुत तंग थे उससे, क्योंकि वो बहुत ही क्रूअल रूलर था। ओके, तो उनके पास एक हाथ लगा था गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने का, ठीक है। उनके पास ये अफवाह पहुंचा कि भाई सेना आने वाली है उन पे ओपन फायरिंग करने के लिए, और वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। तो रिवोल्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो पीपल डेमोलिश द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिल एंड सेट फ्री द प्रिजनर। वहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था। फोर्ट्रेस प्रिजन क्या होता है, प्रिजन के किले के साथ साथ वहाँ पे जेल खाना या कैद खाना भी होता है, ठीक है। तो एक फोर्ट्रेस प्रिजन था वहाँ पे, जिसका नाम था द बेस्टिल। और वहाँ पे इन लोगों ने जाके क्या किया, उस किले को पहले तो ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से गिरा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और वहाँ पे जितने प्रिजनर्स थे, जितने भी वहाँ पे कैदी थे, सबको आज़ाद करवा दिया, फ्री करवा दिया। अब कोई भी रेवोल्यूशन होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो अभी हम जानेंगे क्या क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे। तो कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहला आता है पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज का क्या था, लुई 16 केम इनटू पावर इन 1774 एंड फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी मतलब होता है खजाना। तो लुई 16 कब बने थे राजा, ये बने थे 1774 में। और जब ये राजा बने थे तब इनके खजाने की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इनके खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, ठीक है। क्यों खाली हो गया था, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस वॉज ड्रेन बाई लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। फ्रांस जो था ना, पहले से ही काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते आ रहा था। ओके, आपने सुना होगा वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड। तो ये बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ जो है लड़ता हुआ आ रहा था, और ये दूसरे नेशंस को भी सपोर्ट करता था, ठीक है, उनके वॉर में। तो इससे क्या हुआ, इसका खुद का जो खजाना है ना, वो धीरे धीरे खाली होता गया। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ड्यू टू विच दे वेयर टू बियर ए डेब्ट ऑफ मोर दैन $1 बिलियन लिवरेज। ओके, क्या होता है कि जब लुई 16 राजा बने थे, ठीक है, तो उन्होंने उनके रूल में उन्होंने हेल्प किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ठीक है। 13 अमेरिकन कॉलोनीज थे, उनको आज़ाद कराने में हेल्प किया था ब्रिटेन के अंदर थे 13 अमेरिकन कॉलोनीज, और उन्होंने उनको आज़ाद कराने में हेल्प किया था। कैसे हेल्प किया था, अपने सोल्जर्स भेजे थे, अपने रिसोर्सेज भेजे थे, इस तरीके से हेल्प किया था। लेकिन इस हेल्प करने के चक्कर में क्या हो गया कि फ्रांस का खजाना पहले से ही खाली पड़ा था, और भी ज़्यादा इन पे क्या हो गया, डेप्ट हो गया, ठीक है। कितना डेप्ट हो गया, तो मोर दैन $1 बिलियन लिवरेज, ठीक है। लिवरेज क्या थी, उस समय की करेंसी थी फ्रांस की। तो मोर दैन $1 बिलियन लिवरेज का डेप्ट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया कि उनका जो है जो डेप्ट है वो बढ़ के कितना हो गया, $2 बिलियन लिवरेज, ठीक है। दैट आर ऑलरेडी राइजन टू मोर दैन $2 बिलियन लिवरेज। 2 बिलियन लिवरेज से ज़्यादा उनका डेप्ट हो गया, ठीक है, कर्जा हो गया। अब हम आते हैं सोशल कॉसेस। क्या क्या सोशल कॉसेस थे। उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी है ना, वो 3 भागों में बटी हुई थी। क्या क्या था, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में वो डिवाइडेड थे। तो फर्स्ट स्टेट जो था वो था क्लर्जी, ठीक है। क्लर्जी वॉज द फर्स्ट स्टेट। और इसमें कौन कौन लोग आते थे, तो दिस कंटेन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन चर्च मैटर। जो भी चर्च के मैटर में इन्वॉल्व होते थे, ओके, चर्च में काम करने वाले, चर्च के मैटर में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, वो सब आते थे क्लर्गी में।
ओके फिर सेकेंड स्टेट कंप्राइजेस ऑफ नोबिलिटी फॉर्म द सेकेंड स्टेट एंड इसके अंदर कौन कौन से लोग आते थे, ग्रुप और पर्सन हु बिलोंग टू किंग एंड हिज फैमिली और किंग्स मिनिस्टर। इसमें आते थे किंग खुद, उसके फैमिली के मेंबर्स और किंग के मिनिस्टर्स। तो ये कौन क्या बनाते थे, नोबिलिटी। ओके अब हम आते हैं थर्ड स्टेट में। तो थर्ड स्टेट में आते थे बाकी बचे हुए सारे लोग, यानी कि बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये एक्सेट्रा। तो ये सारे जो थे बनाते थे थर्ड स्टेट। अब फिर से देखते हैं, 3 स्टेट्स थे। सबसे पहला स्टेट था क्लर्गी, जो किसमें कि चर्च और चर्च के मैटर्स में इन्वॉल्व लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी विच इन्वॉल्व किंग एंड हिज मैन और मिनिस्टर्स, और थर्ड स्टेट में बाकी बचे हुए सारे लोग आते थे। ओके अब हम आगे बढ़, फर्स्ट 2 स्टेट्स हैव टू पे नो टैक्सेस। जो पहला 2 स्टेट था यानी क्लर्गी और नोबिलिटी, इनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ओके ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स थे, वो सबको जो है वो देना पड़ता था टैक्स। ओके बट फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेट के मेंबर्स थे, उनको किसी तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते थे। ओके और अब हम देखते हैं कि किस तरह का टैक्स वो देते थे। तो देयर वाज अ टैक्स कॉल्ड टेल। ओके टेल एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंस। तो देयर वाज अ टैक्स कॉल्ड टेल, इसको डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। एंड ऑल्सो ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेर चार्ज ऑन द आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज लाइक सॉल्ट एंड टबाको। ठीक है, एक टैक्स उनको, यदि को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, टेल, वो देना पड़ता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे, जो कि वहाँ पे जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स पे लगते थे, जैसे कि सॉल्ट एंड टोबैको। ओके एक टैक्स कॉल्ड तीथे वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स बाय द चर्च। और एक टैक्स था जो चर्च को जाता था, और वो टैक्स कौन देते थे, पीजेंट्स देते थे। ठीक है, पीजेंट्स जो थे वो टैक्स को, वो चर्च को टैक्स देते थे। ओके और इस टैक्स का नाम था तीथे। तो ये 2 टैक्सेस है, इसमें याद रखिएगा। पहला टैक्स है टेल, जो कि डायरेक्ट टैक्स था, और दूसरा जो टैक्स था वो था तीथे, दैट द पीजेंट्स, ठीक है, पेड टू द चर्च। ओके अब हम आते हैं कि क्लर्गी एंड नोबिलिटी वेयर 10% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दे हैड पोसेस्ड 60% ऑफ लैंड। जो लैंड का डिवीजन था ना, वो भी बहुत ही गलत तरीके से किया गया था। देखो क्लर्गी और नोबिलिटी जो थे, वो सिर्फ पॉपुलेशन के 10% ही थे, लेकिन क्या था कि उनके पास जो था 60% लैंड था। ओके 10% यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए कि 10% ये होल है, तो 10% ही था क्लर्गी और नोबिलिटी थे, लेकिन 90% जो था उनके पास जो था 60% जो था उनके पास लैंड था। और जो थर्ड स्टेट्स थे उनके पास वो 90% पॉपुलेशन कंप्राइज करते थे, बट पोसेस 40% ऑफ द लैंड, लेकिन उनके पास सिर्फ 40% लैंड था। अब फिर से यहाँ पे देखिए, ये है क्लर्गी, सिर्फ 10% पॉपुलेशन में थे क्लर्गी और नोबिलिटी, और बाकी 90% पॉपुलेशन किसका बनता था, थर्ड स्टेट का। तो ये जो क्लर्गी थे, ठीक है, इनके पास कितना लैंड था, 60% लैंड। क्लर्गी एंड नोबिलिटी हैड 60% लैंड एंड द थर्ड स्टेट हैड ओनली 40% ऑफ लैंड। इस तरह से लैंड का डिवीजन किया गया था। अब हम आते हैं इकोनॉमिक कॉसेस पे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉसेस होते हैं हमेशा किसी भी रेवोल्यूशन के पीछे। इकोनॉमिक कॉसेस में सबसे पहला टर्म हम एक जानेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस? तो इट इज़ एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे ज़िंदगी जीने के जो बेसिक नीड्स होते हैं, मीन्स होते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वो भी जो है एंडेंजर्ड हो जाए, वो भी खतरे में आ जाए। यानी कि लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो भी नहीं प्रोवाइड हो, उससे जो क्राइसिस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फिर से सुनिए, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर endangered, इसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ओके तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो इकोनॉमिक कॉसेस में हम जानेंगे कैसे ये सिचुएशन आया। तो जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो बढ़ गया अचानक से, 1715 में कितना था, 23 मिलियन था, और 1789 आते आते ये हो गया 28 मिलियन।
ठीक है, कभी कभी 5 मिलियन ये बढ़ गया पॉपुलेशन। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको खाने पीने का भी सामान चाहिए, फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ गई। ओके, बट द किंग पेड नो हीड टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। लेकिन किंग ने लोगों के डिमांड पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। द मीनिंग ऑफ वर्ड हीड इज अटेंशन। कोई अटेंशन नहीं दिया लोगों की डिमांड पे। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है पर खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं है, और लेकिन किंग को इसके कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, द प्रोडक्शन वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन। क्या था, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं कर रहा, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं कर रहा था। प्रोडक्शन जो हो रही थी जो फूड ग्रेन्स की, वो लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। ओके, अब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, खाने के पीने के सामान कम है, लोग ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो फूड ग्रेन के प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओके, इसी बीच एक नया क्लास इमर्ज होता है, ठीक है, तो उस क्लास का नाम था मिडिल क्लास। क्या था मिडिल क्लास? द 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class who earned through overseas trade। ठीक है, ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, जो मिडिल क्लास फॉर्म्ड हुआ था। ओके, 18th century में एक नया सोशल ग्रुप बनता है जिसका नाम था मिडिल क्लास, जो कि कैसे अपनी कमाई करते थे, ओवरसीज ट्रेड से। ठीक है, ओवरसीज व्यापार से ये अपनी कमाई करते थे। दीज पीपुल वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट एवरी ग्रुप इन द सोसाइटी शुड हैव सेम प्रिविलेजेस। ये पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे लोग थे, और इनको ऐसा सोच था, ऐसा मानना था कि सोसाइटी में जितने ग्रुप हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप है सोसाइटी में, जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी में पहले 3 ग्रुप्स या 3 स्टेट्स था, तो जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, वो सब एजुकेटेड होने चाहिए और उनको सबको सेम प्रिविलेजेस, सेम तरह के सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। दे वे इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ वेरियस फिलोसोफर। और ये बहुत सारे फिलोसोफर्स के आइडिया से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि ओवरसीज ट्रेड करते थे, जगह जगह जाते थे और जगह जगह लोगों के व्यूज़ जानते थे, और ये इनके अंदर जो था ये फिलोसॉफिकल थॉट्स आ रहे थे, सुधार की भावनाएं इनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। तो उस समय के मेन फिलोसोफर्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, जिसके वजह से ये जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इंस्पायर्ड हो रहे थे। क्या क्या उनके व्यूज़ थे ये हम देखेंगे। सबसे पहला है जॉन लॉक। ओके, ही रोट ए बुक नेम्ड टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बाय हार्ट दिस ऑल। तो जॉन लॉक ने एक बुक लिखा था, टू treatises of government. In this book he criticized the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। ठीक है, इन्होंने इसमें निंदा किया था, कड़ी निंदा किया, क्रिटिसाइज किया था। क्या किया था क्रिटिसाइज? डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। जो मोनार्च का जो है, जो एब्सोल्यूट राइट उनको मिला हुआ है कि जो मोनार्च ने कह दिया, जो किंग ने कह दिया वही होना है, इस चीज़ का इन्होंने पूरी तरह से अपने बुक में इसका विरोध किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक एंड द writer, that is the name of the book is the two treatises of government, and that is written by John Locke। ठीक है, सेकेंड फिलोसोफर इज जीन जैक्स रोसियो। ठीक है, ये इन्होंने क्या लिखा था? ही रोट ए बुक नेम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बुक लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन विच ही प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्होंने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी, इन्होंने ये अपने बुक में कहा, प्रपोज किया कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से बने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बने, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हो? ये कॉन्ट्रैक्ट हो पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ठीक है, पीपल अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुने, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बने और वो गवर्नमेंट एक फॉर्म करे। ठीक है, तो ये लिखा था बुक इन्होंने, जीन जैक्स रोसियो ने। द नेम ऑफ द बुक वॉज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट फिलोसोफर वॉज मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? ही रोट ए बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम की बुक को लिखा था। इन दिस ही प्रपोज दैट पावर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का जो पावर है
उसको डिवाइड हो जाना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव जहाँ पे लॉ बनता है, एक्सिक्यूटिव जहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, एंड द जुडिशरी जहाँ पे अगर कोई कुछ क्राइम होता है तो उस पर फैसला लिया जाता है, उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स उस समय के थे जिनके आइडियाज़ को लोग जो है मेनली द मिडिल क्लास लोग फॉलो कर रहे थे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।